गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा से पॉलिटिकल यानी राष्ट्रपति का हमने एक पार्ट थोड़ा सा देखा था उस दिन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसका कार्यकाल कितना है, उसका पुनर्निर्वाचन कैसे होता है। उसके बाद उसी का एक अगला जो है हमारा कदम है, वो कदम ये है कि अब राष्ट्रपति में योग्यताएं क्या होती हैं। योग्यता यदि पूछी जाए आपसे तो योग्यता क्या है, क्योंकि हम योग्यता और निर्योग्यता दोनों को साथ ही मिला लेते हैं। आज तक हमें यही मालूम ही नहीं चलता था कि योग्यता क्या होती है और निर्योग्यता क्या होती है। हम तो सीधी देते थे राष्ट्रपति की योग्यता लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, संसदीय राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, ये योग्यता राष्ट्रपति की नहीं है। राष्ट्रपति की योग्यता अकॉर्डिंग टू माई कॉन्स्टिट्यूशन 3 ही योग्यताएं हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? पहली है वो भारत का नागरिक हो, दूसरी है उसकी जो आयु हो, जो उम्र हो 35 वर्ष से अधिक हो, और तीसरा है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये अंतर आपको करना है कि जब हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता होगा, और जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं तो आएगा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो यदि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता और अर्हताएं, 2 वर्ड आते हैं आपके सामने। कई बार योग्यता आ जाती है, कई बार अर्हताएं आ जाती हैं। तो योग्यता अर्हताएं दोनों चीज़ एक ही होती हैं। योग्यता भी वही है, अर्हताएं भी वो भी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में, यानी जो हमारा 58वां अनुच्छेद आर्टिकल है, उस 58 अनुच्छेद में क्या दिया गया है? योग्यताएं। ठीक है, कि हमारे राष्ट्रपति जी के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो क्या क्या योग्यताएं होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष से कम ना हो, अधिक हो। ठीक है, थर्ड है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो? योग्यता। तो ये ध्यान रखना है, थर्ड वाले आपको कंफ्यूज कर सकती है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखती हो? वो रखता हो, वो योग्यता रखता हो। तो 3 है आपके सामने, नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक हो, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो? वो योग्यता रखता हो। अब आता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं, शर्तें होती हैं या फिर उसकी क्या निर्योग्यताएं होती हैं। शर्तें क्या क्या होती हैं उसके लिए कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है, या फिर उसके लिए जो है क्या क्या निर्योग्यताएं जो होती हैं जिसके कारण वो नहीं बन पाता है। तो शर्तें जो हैं हमारे संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो शर्तें दी गई हैं आर्टिकल 59। ठीक है, 58 में जैसे हमने योग्यताएं पढ़ी थी तो शर्तें और निर्योग्यता जो हैं उस 58 से 59 में दिया गए हैं। तो 59 में राष्ट्रपति पद की शपथ, शर्तें और निर्योग्यता दी गई हैं। इसमें क्या है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जो है वो नहीं होना चाहिए। पहली तो इसमें शर्त क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उससे पहले उसे संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता का त्याग करना होगा। उसका सदस्य वो नहीं होना चाहिए। वो सदस्य तभी, और राष्ट्रपति का चुनाव वो तभी लड़ सकता है जब लोकसभा और राज्य विधानमंडल के सदस्य के पद से वो त्याग पत्र दे देता है। तो समझ गया आप कि संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उस सदस्यता से उसको त्याग पत्र देना होगा, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगा। दूसरा है कि वो कोई भी लाभ के पद पर कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ का पद क्या है हम अभी करेंगे डिस्कस उस पर, अभी तो जो इसमें दिया गया है वही है, यानी वो लाभ का पद जो है ना वो कोई प्राप्त नहीं करना चाहिए उसे। और तीसरा है कि अनुसूची 3 के आधार पर ही जो है उसे वेतन भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। क्योंकि आप जब हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारा पीछे वाला वीडियो देखा होगा, देखा नहीं तो आप देखें कि जो हमारा अनुसूची 3 थी, उस अनुसूची 3 में वेतन भत्ते दिए गए थे, और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार और क्या प्राप्त होते हैं वो सब हमारे कहाँ पर थे? अनुसूची 3 में। तो वेतन भत्तों के संबंध में जो है वो अनुसूची 3 है। तो यानी कि वेतन भत्ते जो हैं उस विषय के संबंध में जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो हमारी किस में है? अनुसूची 3 में है। वो भी जो है उसे प्राप्त होने चाहिए। उसके अलावा है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर लेता है, तो राष्ट्रपति का प्राप्त करने के बाद उसके जो भत्ते हैं उसमें और क्या उसकी जो उपलब्धियां हैं उसमें जो है कमी नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, कमी नहीं की जा सकती है, प्रोहिबिटेड है कि नहीं हो सकती कम। यानी कि 4 चीज़ें मुझे दिख रही हैं साइड से, इसमें आप लोगों को भी दिखेंगी।
कि पहला है कि वो संसद राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, दूसरा है कि वो लाभ के पद पर कार्य ना करे, तीसरा है कि वो उससे जो वेतन भत्ते जो हैं वो अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग हो, और जब वो राष्ट्रपति पद नियुक्त हो जाता है राष्ट्रपति के पद पे, उस दौरान उसके भत्तों में और उसके जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, जो उसको सुविधा प्राप्त होती हैं, उन सुविधाओं में क्या है, कार्यकाल के दौरान कोई कटौती नहीं है। ठीक है, यानी वे जो उनके भत्ते हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनमें कार्यकाल के दौरान कोई कमी नहीं की जा सकती है। तो 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं जो कि हम इनकी शर्तों के रूप में यानी योग्यता के रूप में पढ़ते हैं। अब मैंने एक बीच में आपको बोला था, वो था लाभ का पद। लाभ का पद क्या होता है? क्योंकि कई बार हम अभी राज्यपाल पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और भी आगे हम पढ़ेंगे, तो लाभ का पद बार बार आता है हमारे सामने। तो होता क्या है लाभ का पद? तो इतना तो आप जान ही लेंगे कि भाई कोई नौकरी कर रहा है, यानी जिसको वेतन भत्ते मिल रहे हैं, जिसको कोई कहीं से कमाता है, उसको सरकारी आवास या सरकारी सुविधा मिलती है, तो वो क्या मानते हैं हम उसको, किस में मानते हैं? लाभ के पद में। तो यानी कि अब लाभ के पद में हम किस चीज़ को मानेंगे? तो पहले है कि कोई वेतन कहीं से प्राप्त करता हो, ठीक है जी, वो भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, या फिर हम कहें कि हमारी गवर्नमेंट की खूब सारी निकाय बना के रखते हैं, उनमें से किसी में भी। तो उनमें से यदि वो वेतन प्राप्त करता हो, किसी प्रकार का भत्ता प्राप्त करता हो, या फिर मानदेय कि आपको मानदेय दिया जाता है इतना, वो प्राप्त करता हो, या फिर उसके पास सरकार का कोई आवास हो, और या फिर उसके पास कोई सरकार की वाहन सुविधा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? लाभ का पद। यानी इतनी सारी चीज़ें जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर रखी हैं, वो होता है लाभ का पद। वैसे हम आप ये बोलेंगे कि मतलब यदि संसद का सदस्य है तो भी वो भी लाभ का पद, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से उसे प्राप्त होता ही है। राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो भी प्राप्त होता ही है। राजस्थान सरकार के अंदर किसी भी पद पे है, भारत सरकार के अधीन किसी भी पद पे है, वो गवर्नमेंट पद पे है, या किसी निकाय में है, प्राधिकरण में है, या फिर हम कह लें कि जो हमारी स्थानीय निकाय होती हैं, स्थानीय सरकार होती है, उनमें कहीं पे किसी भी पद पे वो कार्यरत है, तो उसको हम लाभ का पद बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार से वो कोई मानदेय प्राप्त करता है, वेतन प्राप्त करता है, भत्ते प्राप्त करता है, आवास प्राप्त करता है और एक वाहन सुविधा प्राप्त करता है, तो उसको हम लाभ का पद मानते हैं। उसके बाद आता है कि मैंने लिखा भी है कि लाभ के पद निर्माण कोई वेतन प्राप्त करता है, भत्ता प्राप्त करता है, आवास और वाहन सुविधा प्राप्त करता है, तो लाभ का पद है। कहाँ पर आप एक केंद्र सरकार में कर सकता है, या तो वो राज्य सरकार में कर सकता है, या जो हमारे स्थानीय निकाय या जो भी हमारे अधिकरण प्राधिकरण, उनमें भी वो लाभ का पद प्राप्त कर सकता है। ये सब लाभ के पद पे ही होंगे। यदि किसी भी पद पे है वो, तो ये सब किस में आएंगे? लाभ के पद में। उसके बाद क्या है, यानी उपयुक्त में से किसी भी जगह कार्य करने से जो अर्थ लाभ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका अर्थ क्या होता है? लाभ का पद। यानी भारत सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, स्थानीय प्राधिकरण जो भी हैं, उनके अधीन जो व्यक्ति कार्य करता है, तो इसका अर्थ होता है कि वो लाभ के पद पर कार्य करता है। अब स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है पिछले एग्जामों में, यदि आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ का पद नहीं है। यानी कोई हम अपवाद समझ लेते हैं कई चीज़ों का, कि भाई अपवाद कौन से जिनको लाभ के पद में नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अपवाद के रूप में आप लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप ध्यान रखिए कि अपवाद के रूप में हम किसको मानेंगे? राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन मंत्री। ठीक है, 5 चीज़ें मैंने बोली हैं, 5 आपको बिल्कुल रट के रखनी है। जब भी लाभ का पद आए तो आप अपवाद जरूर ध्यान रखें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री। तो ये 5 क्या हैं? ये लाभ के पद में माने नहीं जाते, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसके अलावा जो भी कोई करता है, कोई भी काम करता है जिससे उसको वेतन भत्ते, मानदेय, सरकारी वाहन, सरकारी आवास मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लाभ का पद बोलते हैं। तो शायद आपके लाभ का पद जो था वो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रकार की यदि आप गवर्नमेंट से सुविधा लेते हैं, वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, मानदेय प्राप्त करते हैं, वाहन यूज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो क्या होता है? लाभ का पद होता है। उसके अलावा चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो अधीनस्थ सरकारें हों, सबके अधीन जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, किसी भी प्रकार से वो सब लाभ के पद पे माने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
केंद्र और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं ये पांचों के पांचों जो हैं वो क्या हैं, लाभ के पद में काउंट नहीं होते हैं। तो इनको हम क्या लाभ का पद नहीं मानते हैं। ठीक है, अगला जो है यानी योग्यताएं निर्योग्यताएं हमने देखी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, किस आर्टिकल में है। तो अनुच्छेद 60 में जो है वो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। इन अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कोई भी उप मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, वो नहीं होगा तो उसके वरिष्ठता का एक क्रम होता है श्रेष्ठता के आधार पर, तो उनमें से कोई भी जो श्रेष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश की जगह जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो सर्वश्रेष्ठ, जो उनका जो श्रेणी क्रम होता है कि इसका इतना क्रम है, इसका इतना क्रम है, तो जो ज्येष्ठ होता है, सबसे बड़ा होता है कार्य की दृष्टि से भी, आयु की दृष्टि से भी, सभी दृष्टि से, तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि शपथ में दिलाता क्या है, क्या उससे वादे करवाता है। तो राष्ट्रपति जो है वो शपथ में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्य का क्या करूँगा, निर्वहन करूँगा। यह आपको ध्यान रखना है कि ईश्वर के सामने और सत्य निष्ठा के सामने शपथ लेता है कि मैं अपनी श्रद्धापूर्वक क्या करूँगा, कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। उसके अलावा क्या करूँगा कि जो हमारा संविधान है, जो हमारी विधियाँ हैं, उनकी क्या करूँगा, उनका मैं रक्षा करूँगा, संरक्षण करूँगा, उनको सुरक्षित रखूँगा, और साथ में जनता की सेवा और कल्याण भी मैं करूँगा। तो ये तीन चीज़ हैं, यानी संविधान का या विधि का क्या करूँगा, मैं रक्षा करूँगा, उसके अलावा जनता की सेवा और कल्याण भी मैं करूँगा। उसके अलावा एक और फैक्ट है कि जो हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, दोनों का ही जो है, क्योंकि शपथ का जो हमारा तीसरी अनुसूची में दिया गया है, तो दोनों को ही तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग शपथ नहीं दिलाई जाती है। यानी तीसरी जो हमारी अनुसूची के लिए शपथ के लिए सभी के आपको मंत्री को कैसे शपथ दिलानी है, मुख्यमंत्री को कैसे शपथ दिलानी है, प्रधानमंत्री को कैसे शपथ दिलानी है, सांसद को कैसे दिलानी है, और विधायक को कैसे दिलानी है, सारे हमारे उल्लेखित हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के ही शपथ का कहीं भी किसी भी अनुसूची में उल्लेख नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 60 में जो है इनके शपथ का उल्लेख मिलता है। तो यानी ये हमारे इनकी ओथ थी, ओथ यानी शपथ। और शपथ आपको पता ही है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यदि वो नहीं होता है, किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है, महाभियोग में फंस जाता है, खुद त्याग पत्र दे देता है, तो किसी भी प्रकार से बीमार होता है, तो किसी भी प्रकार से यदि वो अनुपस्थित होता है, तो उसके बाद जो श्रेणी क्रम में जो श्रेष्ठ होता है वो उसको शपथ दिलाता है, शपथ देता है कि मैं ईश्वर और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूँ मैं। उसके बाद क्या करूँगा मैं, कि मैं संविधान की रक्षा करूँगा और उसके साथ जनता के कल्याण का भी मैं ध्यान रखूँगा। तो ये क्या लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स महाभियोग की, क्योंकि शपथ के साथ साथ महाभियोग भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। और आपको बता दूं कि महाभियोग शब्द जैसा ही जो है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट भी है। महाभियोग यानी राष्ट्रपति जैसी प्रक्रिया काम में लेते हैं हम, क्योंकि कई ऐसे बुक्स होते हैं जो ऑथेंटिक बुक नहीं हैं या फिर छोटी मोटी कंपटीशन के लिए निकाल देते हैं। तो आपको पहले तो यही बता दूं महाभियोग हम स्टार्ट करने से पहले कि महाभियोग शब्द हमारे संविधान में केवल अनुच्छेद 61 में ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी महाभियोग शब्द का प्रयोग 61 में किया गया है। तो फिर हम उपराष्ट्रपति के लिए और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए, महान्यायवादी के लिए, या फिर हम नियंत्रण महालेखा परीक्षक के लिए, इनके लिए कैसे हम महाभियोग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जब संविधान में एक ही जगह हमने बोल दिया है कि 61 में ही जो है महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, राष्ट्रपति को हटाने जैसी पद्धति का प्रयोग किया गया है, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही किया जाता है। अब ये महाभियोग है क्या भला, यानी यदि एक व्यक्ति बहुत अपना भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का सबसे बड़ा अधिकारी है, और उसको जो यदि पारित हो जाता है तो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, तो है तो बहुत बड़ी चीज़ ही।
तो यानी महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को, यदि वो पारित हो जाती है लास्ट स्टेज तक, तो उसे अपने पद से उसी तारीख से, जैसे आज पारित हुआ तो आज से उसे पद से क्या माना जाएगा, पद से रिक्त माना जाएगा, उस पद से उसे त्यागपत्र देना होगा। तो इसका मतलब है कि ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है हमारी कठोर भी होगी, क्योंकि इस राष्ट्रपति को आसानी से तो हटाया नहीं जा सकता है। उसके लिए कोई जो है हमारे राष्ट्रपति को उठाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो अब होती है कि कैसी प्रक्रिया है, कैसे कैसे कौन हटाता है, कौन से सदनों में पेश की जाती है। तो आप ध्यान रखें ये चीज़ कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। संसद के किसी भी सदन में ये प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकती है, ठीक है। यानी महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो सदन के संसद के किसी भी सदन में जो है इसकी शुरुआत की जा सकती है। संसद में सदन मतलब, संसद में सदन का मतलब होता है कि 2 सदन होते हैं संसद में, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। यानी दोनों में से किसी भी सदन में ये जो है प्रस्ताव रखा जा सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही रखें, ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में रखें, संसद के किसी भी सदन में। यानी संसद के किसी भी सदन में हम राष्ट्रपति के जो है महाभियोग की प्रक्रिया लागू कर सकते हैं। और महाभियोग लागू क्यों करेंगे हम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभियोग लाया जाता है संविधान की जो हमारा संविधान है उसका उल्लंघन करने पर या उसका अतिक्रमण करने पर। बस एक ही लाइन आपको लिखनी है, याद रखनी है कि संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। अब होती किस में है, संसद के किसी भी सदन में। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में भी हो सकती है और राज्यसभा में भी हो सकती है। अब बात आती है स्टूडेंट कि किसी भी सदन में हो तो हम उसको पहला सदन मान लेते हैं जिस सदन में सबसे पहले रखी जाएगी। 2 सदन है तो एक सदन पहला, या जिस सदन में हम महाभियोग चलाते हैं वो सदन। तो जिस सदन में हम महाभियोग चलाते हैं, जो पहला सदन होता है महाभियोग के लिए, जो पहल करता है, पहल करता जो सदन होता है, उस सदन में क्या होता है कि 1/3 जो से कुल सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। यानी जिस सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें क्या होता है कि 1/4 जो सदस्य हैं वो महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। जब 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर लेते हैं, 1/4 सदस्य जो है इस पर साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद जो है इसमें 14 दिन का टाइम होता है, क्योंकि 14 दिन पहले इसको राष्ट्रपति को भेजना होता है, ठीक है। तो इसकी पूर्व सूचना जो है राष्ट्रपति को दे दी जाती है। 14 दिन पूर्व इसको जो है राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे दी जाती है। जब राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे दी, 1/4 सदस्य ने इसके विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि इसी सदन के, जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया था, उसी सदन के 2/3 सदस्य द्वारा इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। और 2/3 का मतलब होता है विशेष बहुमत, ठीक है। तो विशेष बहुमत के द्वारा क्या होता है, इस प्रस्ताव को एक सदन में पारित कर दिया जाता है। तो जब 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, तो फिर ये कहाँ जाता है, ये प्रस्ताव ये जाता है दूसरे सदन में। चला गया यहाँ से, एक सदन में कंप्लीट हो गया है, फिर जाता है दूसरे सदन में। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम करते हैं, चाहे हम कानून बनाएं, चाहे हम राष्ट्रपति को हटाएं, चाहे हम कोई भी संविधान संशोधन करें, कुछ भी करें, दोनों सदनों की ज़रूरत होती है हमें। ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी राज्यसभा जो है वो थोड़ी सी हल्की है, उसके पास पावर कुछ कम है, वो कुछ चीज़ों को थोड़े दिन रोक ही सकती है, बस उसको समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन कुछ मामलों में तो बराबर का अधिकार रखती है, जैसे भी राष्ट्रपति पर महाभियोग। यदि ये दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं होता है, चाहे वो राज्यसभा ही हो, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने संविधान संशोधन के बारे में एक दिन थोड़ी चर्चा की थी कि संविधान संशोधन के लिए भी हमारे दोनों सदन बराबर जिम्मेदार है। संविधान में संशोधन तभी होगा जब दोनों सदनों का हमें विशेष बहुमत प्राप्त होगा। तो प्रथम सदन यानी चाहे लोकसभा मान लो आप, प्रथम इसको चाहे राज्यसभा मान लो, यहाँ से जाकर ये दूसरे सदन में चला जाता है, चाहे कोई सा भी सदन हो, ये लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। जब दूसरे सदन में ये भेजा जाता है, उसके पास जब पहुँचता है तो वो क्या करता है, दूसरा सदन सबसे पहले तो आरोपों की जांच करता है, अन्वेषण करता है, स्वयं करता है या फिर किसी से वो करवाता है, ठीक है। स्वयं करेगा या फिर वो करवाएगा। और साथ में क्या करता है, यानी आरोपों की जांच तो करता है, उसके साथ क्या करता है,
कि राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का मौका देता है, कि राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या रखे, अपना पक्ष रखे। दूसरे सदन में पहुंचकर जब अन्वेषण किया जाता है तो उसमें क्या समितियां होती, समितियों के माध्यम से अन्वेषण करवा भी लिया जाता है। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने कोई प्रतिनिधि भेजता है अपना पक्ष रखने के लिए कि जो मेरे पे महाभियोग लगाया गया है, मैंने जो संविधान का उल्लंघन किया ये सही नहीं है, ये गलत है, तो वो अपना पक्ष रखता है। जब राष्ट्रपति अपना पक्ष रख लेता है, जब दूसरा सदन उसका अन्वेषण कर लेता है और यदि ये सही पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने वास्तव में ही संविधान का उल्लंघन किया है, तो फिर क्या होता है कि उस दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। और यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है दूसरे सदन में, तो उसी दिन से, जैसे आज प्रस्ताव पारित हुआ, तो क्या होगा, उसी दिन से, उसी तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। यानी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं। पहला तो है कि जब संविधान का यदि अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लगाई जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। जिस सदन में, पहला कोई भी सदन हो सकता है, तो पहले सदन में जहां महाभियोग लगाया जाता है उसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का एक प्रस्ताव लाते हैं। जब 1/4 सदस्य लाते हैं, उसके बाद 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। जब ये सारी प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद उसी सदन में 2/3 बहुमत से क्या प्रस्ताव पारित होता है। जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में हम भेज देते हैं। दूसरे सदन में जब जाती है तो दूसरे सदन में क्या होता है कि उन आरोपों की जांच करते हैं या किसी समिति के द्वारा उसके आरोप की जांच करवाई जाती है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं। वो स्वयं भी रह सकता है राष्ट्रपति, या अपने किसी प्रतिनिधि को भी में भेज सकता है। और आगे क्या है, जब ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि हाँ इसने संविधान का उल्लंघन किया है, तो फिर क्या होगा, यदि संविधान का उल्लंघन किया है तो 2/3 बहुमत से उस सदन में प्रस्ताव पारित होता है। और जैसे ही प्रस्ताव आज के दिन पारित हुआ, यानी जिस तारीख से प्रस्ताव पारित होता है उसी दिन से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है। क्यों? क्योंकि महाभियोग जो है उस पर पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। महाभियोग की प्रक्रिया हमारे कई राष्ट्रपतियों के विरुद्ध आई है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई है। किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगा है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जरूर राष्ट्रपतियों के विरुद्ध आई है, 1-2 के विरुद्ध, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो अब तक संविधान में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लागू नहीं हुआ है। शुरुआत हुई यहाँ तक, पहले सदन में, दूसरे सदन में हो ही नहीं पाया, क्योंकि खोजबीन हुई, जो भी हुआ तो पूरा नहीं हो पाया। तो किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। धन्यवाद स्टूडेंट्स। उसके बाद हम जो है आगे पढ़ेंगे जो भी चीज़ें होंगी।